नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान विस्मृत कहानीकार शिवरानी देवी में आपका स्वागत है। अपने पिछले वक्तव्य में हमने शिवरानी देवी के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने साहित्य जगत में पदार्पण किया। उन्होंने जितना भी साहित्य लिखा वो प्रेमचंद के विशाल बरगद के नीचे कहीं ना कहीं दब गया, किंतु उन्होंने अपनी रचनाओं में नारी की वस्तु स्थिति को अंकित करते हुए नारी को शिक्षित होकर स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी है। शिवरानी देवी का ये विश्वास था कि यदि नारी को उसके परिवार में प्रेम मिलेगा, स्नेह मिले, आदर और सम्मान मिले, तो वह अपने घर को स्वर्ग के समान सुंदर, मनोहर और रहने योग्य बना देती है। उनका मानना था कि नारी में कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं, जैसे त्याग, प्रेम, ममता, उत्कर्ष, सर्ग और कल्याण की भावना, दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। ये सारे के सारे गुण किसी भी नारी में उतने ही आवश्यक हैं जितना हम एक पुरुष में पौरुष का होना जरूरी मानते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों गृहस्थी, स्वर्ग, नारी, पछतावा, कप्तान इत्यादि में नारी के विभिन्न रूपों को अंकित किया है। इनकी कहानियों को कई आलोचक प्रेमचंद द्वारा रचित मानते हैं, किंतु प्रेमचंद ने 13 फरवरी 1933 को बनारसी दास चतुर्वेदी को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत कराते हुए लिखा, अभी तक साहित्य जगत ने उनके साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व उनके व्यक्तित्व को ढक लेता है। शायद कुछ आदमी सोचते हों कि उनकी रचनाओं का वास्तविक लेखक मैं ही हूँ। मैं इनकार नहीं करता कि उनकी रचनाओं में साहित्यिक सजावट मेरी है, लेकिन विचार और लेखन सर्वथा उन्हीं के होते हैं। उनकी प्रत्येक लाइन में एक ओजपूर्ण स्त्री का व्यक्तित्व प्रकट होता है। मेरे जैसे शांत स्वभाव का आदमी इस प्रकार की दबंग औरतों के प्लॉट की कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रेमचंद की इस स्वीकारोक्ति से हमें पता चलता है कि क्योंकि शिवरानी देवी शादी से पहले अशिक्षित थी और शादी के बाद प्रेमचंद की प्रेरणा से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लेखन कर्म करना शुरू किया, इसलिए शुरू में उनमें वो साहस नहीं था कि वो ठीक से लिख पा रही हैं, अपने भावों को व्यक्त कर पा रही हैं या नहीं। और प्रेमचंद एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में उभर चुके थे, इसलिए वो अपनी रचनाओं को प्रेमचंद के साथ साझा करती थीं, पर विचार और भाव उन्हीं के होते थे। शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में जो प्रेमचंद की जीवनी है, इसे अवश्य लोकप्रियता मिली। पुस्तक में लेखिका ने निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखी है। प्रेमचंद की अपनी पहली पत्नी से किस प्रकार के संबंध थे, प्रेमचंद के विवाहेतर प्रेम प्रसंगों, इन सब के विषय में वो मुखर होकर सीधे उनसे प्रश्न करती दिखाई देती हैं। कहीं पर भी कोई लाग लपेट नहीं है, दुराव छुपाव नहीं है। डॉक्टर पांडे के मतानुसार यह पुस्तक प्रेमचंद की जीवनी होने के साथ ही लेखिका की आत्मकथा भी है।
कहानीकार के रूप में शिवरानी देवी के योगदान की चर्चा बहुत अधिक नहीं हुई है। समाज उन्हें प्रेमचंद की पत्नी के रूप में अधिक जानता है। शिवरानी देवी की जितनी भी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, वे सभी चरित्र प्रधान रचनाएं हैं। उन्होंने अपनी घटनाओं और विषय वस्तुओं के अनुसार अपनी कहानियों में चरित्रों का गठन किया, उनका निर्माण किया। उनके पात्र स्वयं उनके व्यक्तित्व की तरह ही ओजस्वी हैं, क्रांतिकारी हैं, जुझारू हैं, परिस्थितियों का विरोध करते हैं, उनसे जूझ जाते हैं, लड़ जाते हैं और अपने लिए रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। शिवरानी देवी की कहानियों की नायिकाएं अपने साहस के कारण उस समाज में फैली हुई हिंदू और मुस्लिम की द्वेष की भावनाओं को दूर करने का प्रयास करती हैं। पुरुषों के अत्याचारों को, समाज की कुरीतियों से ये नारियां हमें विरोध करते हुए दिखाई देती हैं। शिवरानी देवी अपनी कहानियों के माध्यम से ये बताती हैं कि पुरुष सत्तात्मक समाज में जहां पुरुष नारी को केवल उतना ही स्थान देने का इच्छुक रहता है जितना वो देना चाहता है, और उससे अधिक वो एक बूंद बराबर भी स्थान, अधिकार उसको नहीं देता, वहीं पर नारी की अपनी भी एक स्थिति है, उसका अपना भी एक अस्तित्व है, और इसे ना उसे नकारना चाहिए और ना समाज को नकारने देना चाहिए। ये एक स्त्री पर निर्भर करता है कि वो समाज में अपनी क्या स्थिति बनाती है, वो समाज में अपने आप को कैसे सुदृढ़ बनाती है, ये नारी पर निर्भर करता है। अनेक कहानियों में शिवरानी देवी की हमें अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचारों जैसे लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, इनके चित्र भी दिखाई देते हैं। उनकी कहानियों में माता, हत्यारा, राशन, इस प्रकार की कहानियां हैं जहां पर हमें राजनीतिक परिवेश दिखाई देता है। इन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार से मोह भंग की स्थिति उभरी, भारतीय नवयुवक किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ चुके थे, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले उन्होंने जो स्वप्न देखे थे वो कहीं पर भी पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे थे। भ्रष्टाचार, बेकारी, जो बहुत अमीर है वो अमीर था, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा था, भेदभाव की स्थिति, जाति प्रथा, विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, ये स्वतंत्रता से पहले भी थी और स्वतंत्रता के बाद भी हमें दिखाई दे रही थी। इन सब स्थितियों को शिवरानी देवी ने अपनी रचनाओं में अंकित किया है। इन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के पश्चात भी भ्रष्टाचार यथावत दिखाई दे रहा था। इन्होंने साहस, बेबाकी के साथ समाज की विकृतियों पर कुठार किया है, प्रहार किया है और लोगों को सचेत किया है कि शिक्षित हो, क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समाज के नाम पर आपसे विभिन्न कुरीतियाँ, विभिन्न अंधविश्वास कराए जाएंगे और आप उसी मकड़ जाले में अपने आप को उलझावा पाएंगे। शिवरानी की कहानियों में ऐसी नायिकाएं हैं जो कुरीति और अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती हैं, परंपराओं के विरोध को, उनको नकारने का साहस रखती हैं। कर्म का फल कहानी की कांति, साहस कहानी की राम प्यारी, विमाता कहानी की राधा, वर यात्रा कहानी की रामेश्वरी और समझौता कहानी की ललिता, इसी प्रकार की स्त्रियां हैं।
डॉक्टर प्रभाकर माचवे के मतानुसार कम से कम स्त्री लेखिकाओं ने नारी के साथ न्याय किया है। हमें सचमुच कुछ लेखिकाओं यथा शिवरानी देवी, कमला चौधरी, होमवती जी की कथाओं में ऐसा जान पड़ता है कि पर्याप्त मात्रा में निर्मित भाव से वे नारी की समस्याओं को देख सकती हैं। उस समय का समाज परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा था, किंतु उस समय भी कुछ ऐसे रचनाकार थे जिनकी रचनाओं में प्रेम के रंग दिखाई दे रहे थे, कल्पनाओं के रंग दिखाई दे रहे थे। शिवरानी देवी ऐसे रचनाकारों से क्षुब्ध थीं और उन्होंने अपना विरोध अंकित करते हुए मेरठ के कवि सम्मेलन में जनता को और रचनाकारों को जागृत करते हुए कहा कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि प्रेम का एक सीधी से बहिष्कार कर दिया जाए। मेरा ये आशा भी नहीं है कि हम अपनी गल्पों में ज्ञान और सदाचार का ही प्रचार करें, और ये काम तो हमारे दृष्टांत करते ही हैं, लेकिन गल्पों में प्रचार की भावना ना रहते हुए भी जीवन का कोई ना कोई सत्य, सौंदर्य का कोई ना कोई अंग, आत्मा की कोई ना कोई झलक तो होनी ही चाहिए। उन्होंने ये माना, गल्प अर्थात जो कहानियां हैं, कहानी में यथार्थ का होना बहुत ज़रूरी है। केवल कल्पना के सहारे जीवन नहीं चलता। क्या होना चाहिए यह हम सभी को पता है, पर कैसा जीवन है और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, ये जानने के लिए यथार्थ का चित्रण करना भी ज़रूरी है। शिवरानी अपनी रचनाओं में कल्पनाओं के चित्र ज़रूर अंकित करती थीं, क्योंकि केवल यथार्थ का अंकन करना पाठकों के लिए बोझिल हो जाता, किंतु उन्होंने यथार्थ पर चोट भी की है। उनका ये मानना था कि कल्पना के साथ हम अपने जीवन को पूरी ईमानदारी के साथ जी नहीं सकते। समाज में जो कुछ घटित हो रहा है वो जब तक पाठक तक पहुँचेगा ही नहीं, जब तक पाठक उसको समझेगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं, समाज प्रगति नहीं कर सकता। शिवरानी देवी की सभी रचनाएं चरित्र प्रधान रचनाएं हैं। उन्होंने ओजस्वी और क्रांतिकारी चरित्रों का निर्माण किया है। प्रेमचंद की पोती सारा राय, उन्होंने एक स्थान पर लिखा कि शिवरानी को इसलिए अनदेखा कर दिया गया क्योंकि एक वो महिला थी। महिला कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, उसे दोयम स्थिति पर ही रहना पड़ता है। दूसरा, लेखिका थी। लेखिका होना उनके लिए, उस समय के समाज के लिए कम से कम एक गौरव की बात नहीं थी, क्योंकि एक स्त्री अपनी बात को कह सके इसके लिए बहुत साहस का काम करना पड़ता था। और तीसरा, सारा ने कहा कि वो प्रेमचंद की पत्नी थी। प्रेमचंद जो उस समय साहित्य जगत में स्थापित हो चुके थे, लोग उनके नाम से उनकी रचनाएं पढ़ते थे। ऐसे में अपनी पत्नी को वो स्थान चाहकर भी वो नहीं दिला पा रहे थे। वो चाहते थे कि शिवरानी देवी की रचनाएं प्रकाशित हों, उन्हें लेखिका के रूप में एक स्थायित्व मिले, किंतु प्रेमचंद का साम्राज्य ही इतना बढ़ चुका था, उनका नाम ही इतना हो चुका था, वो एक विशाल बरगद का पेड़ बन चुके थे कि उसकी छाया में पनपने वाली शिवरानी देवी को वो स्थान नहीं मिल पाया। चाहे शिवरानी देवी ने अपने व्यक्तित्व से और अपने कृतित्व से
हमेशा अपने आप को पति की छाया से मुक्त रखने का प्रयास किया है। 1933 में प्रकाशित शिवरानी देवी का पहला कहानी संग्रह नारी हृदय है, जिसमें उनकी 16 कहानियां संकलित हैं। ये कहानियां हैं नारी हृदय, करनी का फल, साहस, बूढ़ी काकी, विजय, माता, वर यात्रा, हत्यारा, सच्ची स्त्री, सौत, गिरफ्तारी, कुर्बानी, समझौता, जेल में, आंसू और वधू परीक्षा। इन सभी कहानियों को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो एक एक कहानी में नारी के विभिन्न चरित्रों को, उसके चरित्र के विभिन्न पक्षों को हम देख सकते हैं। कुछ कहानियों के शीर्षक यद्यपि प्रेमचंद की कहानियों के शीर्षक से मिलते हैं, जैसे बूढ़ी काकी कहानी, किंतु इसका काल और इसकी विषय वस्तु दोनों में अंतर है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि प्रेमचंद ने ही इन कहानियों का सृजन किया है। 1937 में इनका दूसरा कहानी संग्रह कौमुदी प्रकाश में आया। बाद में 80 वर्षों के बाद इनका ये संग्रह पुनः प्रकाशित किया गया, किंतु पहला संग्रह नारी हृदय दोबारा से उसका संस्करण सामने नहीं आया है। कौमुदी संस्करण में जिन 16 कहानियों को प्रकाशित किया गया वो हैं तरका, विध्वंस की होली, जीवन, विधवा, आंसू की 2 बूंद, चोर, नर्स, सिंदूर की रक्षा, निराला नाच, विश्वास, विमाता, पछतावा, ऋण, नमक का ऋण, हत्या और अनोखा विवाह। इन कहानियों में भी हम नारी के विभिन्न रूपों को देख सकते हैं। दोनों ही संग्रह की कहानियों में हमें नारी के जिस रूप की हमें ये दिखाई देता है कि वो दोनों ही कहानियों रचनाओं में दिखाई दे रही हैं, वो है उनके चरित्र की दृढ़ता। वो कहीं पर भी लुंज पुंज अवस्था में हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। वो एक बार निर्णय लेती हैं और उस निर्णय पे हमें टिकी हुई नजर आती हैं। वो अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को पहचानती हैं। वो जानती हैं कि उन्हें क्या और कब करना है। इन दोनों कहानी संग्रहों के अतिरिक्त 1937 से 1941 में यदि हम चांद पत्रिका की फाइलों को तलाशें तो उनकी कुछ कहानियां हमें वहां बिखरी हुई नजर आती हैं, जिनमें सच्चा ब्याह, बलिदान, क्षमा, पगली, भूख की ज्वाला, स्मृति, पछतावा, प्रेमा और कालू दाद, ये हमें कहानियां वहां से मिलती हैं। 1933 में प्रकाशित नारी हृदय की कहानियों में पहली कहानी नारी हृदय है। इस कहानी में नारी के समर्पण, त्याग, प्रेम और आत्मसम्मान को लेखिका ने व्यक्त किया है। थानेदार करमवीर सिंह और जमींदार गरीब सिंह के परिवार के कुल 7 पात्रों को लेकर इस कहानी का ताना बाना रचा गया है। करमवीर सिंह अपनी बेटी प्रभा के लिए ऐसा वह चाहते हैं जो विवाह के बाद भी उनके पास ही रहे। जमींदार गरीब सिंह अपनी झूठी आन बान शान के लिए लोगों से कर्ज लेते रहते हैं। प्लेग से उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे परिवार आर्थिक संकट से घिर जाता है। थानेदार साहब अपने मित्र का कर्ज चुकाने में मदद करते हैं। सारा कर्ज चुकने के उपरांत केवल 3 बीघा खेत बच जाते हैं और इसलिए वे मित्र के पुत्र विजय को पढ़ाने के लिए अपने घर ले आते हैं। विजय
पढ़ने में तेज है। कालांतर में वो विजय और प्रभा का विवाह करा देते हैं। विजय नियुक्ति के बाद तहसीलदार के रूप में गोरखपुर जाता है और प्रभा उसके साथ केवल पिता के प्रेम की वजह से नहीं जाती। बार बार पति के बुलाने पर भी प्रभा और उसके पिता उसको वहां नहीं जाने देते। धीरे धीरे गोरखपुर में विजय के रंग ढंग बदलने लगते हैं। वे प्रभा को लेने नहीं आता। प्रभा इसे अपना अपमान समझने लगती है। यहाँ शिवरानी देवी ने इस बात को भी अंकित किया है कि जहाँ पुरुष सारी अपेक्षाएं पत्नी से करता है, वहीं पत्नी के भी कुछ दायित्व होते हैं और दोनों को अपने अपने दायित्वों को समझकर विवाह रूपी गाड़ी में आगे चलना पड़ता है। कुछ समझ आने पर प्रभा को जब लगता है कि अब सब कुछ उसके हाथ से बिखर रहा है, तो वो विजय के पास जाने का निश्चय करती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि विजय बहक गया है, बीमार रहने लगा है। वो उसकी सेवा करती है और बाद में विजय को भी अपने आचरण पर पछतावा होता है और दोनों साथ मिलकर रहने लगते हैं। संग्रह की दूसरी कहानी कर्म का फल। कहानी की कथा नायिका जगदीशपुर के सज्जन जमींदार ठाकुर अमर सिंह की बाल विधवा पुत्री कांति है। इस गांव के ठाकुर कमलापति का पुत्र मोहन सिंह उसके सौंदर्य पर आसक्त होकर उसके घर चौकीदार के रूप में काम करने लगता है, उस पर कुदृष्टि डालता है और अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए कांति उसे बिना किसी को बताए, केवल उसकी एक दोस्त है जिसके इसके बारे में पता है, उसे एकांत में बुलाती है और जब वो उसे मिलने के लिए आता है तो वो एक तेज छुरे से उसकी नाक काट लेती है। अमर सिंह अपनी बेटी के इस बहादुरी पर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुमने आर्य देवियों का मुख उज्जवल कर दिया। ईश्वर सदैव तुम्हारी लाज की रक्षा करे। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने नारी में उस चेतना को जागृत करने का प्रयास किया है कि तुम में वो शक्ति है कि तुम अपने अपमान को चुपचाप पशुवत सहन मत करो, उसका डट कर मुकाबला करो और हो सके तो उस पुरुष को उसके द्वारा किए गए आचरण के लिए दंडित भी करो, जिससे वो पुनः उस तरह की घृष्टता ना कर सके। बेमेल विवाह, स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता, विवाह की अनिवार्यता का विरोध, इन सब बातों को केंद्र में रखकर शिवरानी देवी की कहानी साहस सामने आती है। ये उनकी प्रथम प्रकाशित रचना है। कथा नायिका रामप्यारी शिक्षित अध्यापिका है। वो आजीवन विवाह ना करने का निश्चय करती है और विवाह संस्था को ही चुनौती देती है। उसका ये मानना है कि अगर मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ तो क्या मेरे लिए विवाह करना अनिवार्य है? क्या पुरुष के साथ के बिना एक स्त्री अपने जीवन को सही ढंग से नहीं चला सकती? समाज सदा से ही स्त्री और पुरुष में भेद करता रहता है और बेटी के जन्म को परिवार में एक बोझ सा समझा जाता है और जल्दी से जल्दी उसके विवाह के लिए माता पिता को
कहा जाता है कि आप उसका जल्दी से विवाह कर दीजिए। ऐसे में राम प्यारी का विवाह ना करने का निश्चय उसके पिता के लिए एक अपमान का विषय बन जाता है। तंग आकर वो उसका विवाह तिहाजू व्यक्ति से तय कर देते हैं। यहाँ ये बात देखने की है कि एक लड़की जिसका अभी तक विवाह ही नहीं हुआ, और हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ पर विधवा के पुनर्विवाह के लिए समाज में निषेध था, वहीं पर समाज पुरुष को लेकर इतना स्वतंत्र विचार वाला हो जाता है कि एक नहीं, दो नहीं, वो 3, 4, 5 जितना चाहे उतना विवाह कर लेता है। तो यहाँ पर भी उम्र में बड़े वृद्ध तिहाजू व्यक्ति से राम प्यारी का विवाह तय कर देते हैं। राम प्यारी प्रत्यक्ष रूप से तो अपने पिता को कुछ नहीं कह पाती, किंतु अपनी सखी पार्वती के कहने पर एक विद्यालय में अध्यापिका बनने के लिए निवेदन देती है, जिसे वहां स्वीकार कर लिया जाता है। वो पत्र लिखकर अपने होने वाले पति को विवाह के लिए मना करने का अनुरोध करती है, जिसे वो नहीं मानता, और 4 बच्चों का बाप 40 वर्षीय वर पत्र में समझाने के बाद भी विवाह मंडप पर सज धज कर आ जाता है। शिवरानी देवी कहती हैं, राम प्यारी धीरे से अपने बगल में हाथ ले गई। फिर सज्जनों ने चकित होकर देखा, वर के सिर पर जूते पड़ रहे हैं। किंतु सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि ये काम किसी और का नहीं था, स्वयं वधू ही यह कार्य कर रही थी। उन्होंने आगे लिखा, 10-15 जूते जमा कर राम प्यारी ने अपने हाथ का पुराना जूता अपने पिता के सामने फेंक दिया और शीघ्रता से बाहर चली आई। तो मित्रों, ये थी शिवरानी देवी, जो अपनी कथा नायिकाओं के माध्यम से समाज की महिलाओं को प्रेरित कर रही थीं कि कुरीतियों का, अंधविश्वासों का, सड़ी गली परंपराओं का विरोध और कोई नहीं करेगा। उसके लिए तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा, और तुम ये कार्य तब कर सकती हो जब स्वयं शिक्षित होगी, जब स्वयं समर्थ होगी, जब निर्णय लेने की शक्ति तुम्हारे हाथ में होगी। अपने अगले वक्तव्य में हम इस कहानी संग्रह की अन्य कहानियों के बारे में बात करेंगे और नायिकाओं के बारे में, उनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।